नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मासा ऑनलाइन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, जहां हम पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल, जिसमें हमने पिछले वीडियो में हमने बात कर चुके हैं जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में, भारत के भूगर्भिक चट्टानों के बारे में, और उसी के साथ साथ हमने हिमालय के निर्माण और उसके कुछ जो भू आकृतिक विभाजन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो अगर मैं अब नेक्स्ट क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं स्पेसिफिक ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ने वाले हैं। ट्रांस हिमालय में हम देखेंगे कि यहाँ कहाँ स्थित है, इसकी जो बाउंड्री है वो कहाँ तक फैली हुई है, कितनी श्रेणियां हैं और क्या क्या इसके नाम है और क्या इसकी प्राचीन अवस्था रही होगी, उसके बारे में हम जानने वाले हैं दोस्तों। तो हो जाइए आप रेडी, तैयार, और मैं आपके साथ विजय। तो हम जो इसमें आज डिस्कस करने वाले हैं मेन चीज़ कि भारत में जो ट्रांस हिमालय है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे आपको एक फ्लो चार्ट में, और मैं आपको इसके साथ साथ एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आप कभी कभी हमें क्या होता है कि हम मैप में वो चीज़ नहीं बना पाते हैं, लेकिन आप एक चीज़ आउटलाइन बनाना सीखिए। आउटलाइन क्या होती है कि आप अगर आपके पास भारत का मैप नहीं है, इंडिया का मैप नहीं है, तो आप कुछ चीज़ें उसमें ऐसे ही तैयार कर लीजिए कि जैसे कि यहाँ पे हमारा जो ट्रांस हिमालय, उसमें एक काराकोरम रेंज है, उसके बाद लद्दाख, जास्कर, और मतलब एक मेन चीज़ जैसे कि हमें पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे स्थित है। और अगर आपसे भी कुछ भी चीज़ जैसे कि होती है, अगर हम हिमालय के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसमें चीज़ें होना चाहिए कि आप एक सिनॉप्सिस टाइप ऐसे करके कि यहाँ पे ट्रांस हिमालय है, यहाँ पे हमारा जो महान हिमालय है, इस तरीके से आप चीज़ों को पढ़ेंगे तो क्या होगा कि आपका आपके शॉर्ट नोट्स भी बनते जाएंगे और बाकी की जो चीज़ है जल्दी याद होती जाएंगी दोस्तों। तो मैं यहाँ पे आपको एक शॉर्ट में चीज़ें बता देता हूँ। कल हमने जो बात की थी हिमालय के बारे में कि इसमें क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा हिमालय है, हिमालय का यहाँ पे हमारी जो अभी हेडिंग है दोस्तों वो ट्रांस हिमालय है। लेकिन मैं आपको इसके फ्लो चार्ट के बारे में बता देता हूँ कि जैसे कि अगर हम जैसे देखते हैं कि भारत का यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, भू आकृतिक विभाजन लिखा हुआ है, इसको हम प्राकृतिक विभाजन भी देखते हैं और कालानुक्रम विभाजन भी बोलते हैं, पर्वतीय विभाजन भी बोलते हैं और उत्तर दक्षिण विभाजन भी दोस्तों इसको बोला जाता है। क्योंकि जो हिमालय का जो विस्तार क्षेत्र है वो उत्तर से दक्षिण की ओर है, तो इसको हम उत्तर से दक्षिण वाला विस्तार भी हम इसको कहते हैं। तो हिमालय का जो विभाजन है दोस्तों, वो हिमालय का जो विभाजन है वो कितने 4 तरह से किया गया है। अगर मैं हिमालय के विभाजन की बात करूं दोस्तों आप लोगों से, तो हिमालय का जो विस्तार है वो और हिमालय का जो विभाजन है वो 4 तरह से इसमें किया गया है। हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक फ्लो चार्ट में आउटलाइन तैयार कर देता हूँ। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारा जो होता है ट्रांस हिमालय आता है दोस्तों। ट्रांस हिमालय के बाद जो चीज आती है हमारी नेक्स्ट जो आता है दोस्तों, वो आता है हमारा महान हिमालय आता है। महान हिमालय को और क्या क्या बोला जाता है इसको दोस्तों? महान हिमालय को वृहद हिमालय भी बोलते हैं, वृहद हिमालय बोला जाता है दोस्तों इसको। और यहाँ पे अगर दूसरी चीज की हम बात करें, दूसरे इसका डिवीजन की बात करें, ये हमारा पहला डिवीजन हो गया, ये हमारा नेक्स्ट दूसरा हो गया। और इसमें थर्ड की बात करें तो लघु हिमालय बोलते हैं दोस्तों, लघु या फिर इसको हम मध्य हिमालय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको हम लघु हिमालय और मध्य हिमालय भी बोला जाता है। तो ये हमारा थर्ड हो गया। और लास्ट जो है हमारा शिवालिक, जिसको अभी बोला जाता है कि ये नवीनतम पार्ट है जो कि हमारे हिमालय का। तो हमने 4 हिस्सों में इसको डिवाइड किया है। कौन कौन सा? ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय या मध्य हिमालय या शिवालिक। आपने देखा होगा कि जो भी चीज एक दूसरे से, अब जैसे कि हिमालय के बारे में 4 चीजें पढ़ेंगे हम इसके बारे में, और अभी विस्तार रूप से हम ट्रांस हिमालय को पढ़ने वाले हैं। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको बताऊं कि जो भी एक चीज हो रही है, अब इससे किसी ना किसी चीज से ये विभाजित हो रही होगी, तो उस विभाजन रेखा को हम क्या बोलते हैं, वो चीज को जानना भी यहाँ पे जरूरी है दोस्तों। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये बताना है कि यहाँ पे जो हिमालय जो है, ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय या महान हिमालय से कौन सी एक रेखा होती है ना कि उससे कौन से इससे अलग हो रहा है। तो यहाँ पे जो चीज आती है दोस्तों वो आती है ITCZ, जिसको बोलते हैं इंडस सांगपो सचर जोन। क्या बोलते हैं दोस्तों? इंडस सांगपो सचर जोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंडस सांगपो सचर जोन।
क्या बोलते हैं दोस्तों इसको, ये जो बीच में है यानी कि ट्रांस और महान हिमालय या वृद्ध हिमालय के बीच में जो ये थ्रस्ट है उसको हम बोलते हैं ITCZ यानी कि इंडस सांगपो सचर जोन। और जो हमारा महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में है उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको बोला जाता है MCT। क्या बोला जाता है, MCT यानी कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट। क्या बोलते हैं, अगर मैं लिख दूं इसको, मेन इसका फुल फॉर्म मेन सेंट्रल थ्रस्ट। क्या बोलते हैं दोस्तों, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ये इसको बोलते हैं। यानी कि पहला हमारा हो गया ITCZ यानी कि इंडस सांगपो सचर जोन, जो कि ट्रांस हिमालय और वृद्ध हिमालय के बीच में है। उसके बाद जो हमारा महान हिमालय और वृद्ध हिमालय के जो बीच, वृद्ध हिमालय और लघु हिमालय के बीच में जो है वो MCT यानी कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट। जो नेक्स्ट हमारी जो चीज आती है यानी कि नेक्स्ट हमारा जो विभाजन आता है उसके बीच में देखते हैं कि लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में क्या है, तो यहां पे आता है दोस्तों MBT। MBT का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। क्या होता है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। तो तीन चीजें हमने यहाँ पे देखी। सबसे पहले ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के मध्य में, महान हिमालय लघु हिमालय के मध्य में, अब लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में। तो अब कोई ना कोई, जैसे कि हमने पर्वत के बारे में तो बात कर ली, लेकिन एक यहाँ पे भी देखते हैं कि यहाँ पे भी एक जो है लाइन होती है, उस लाइन को क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे भी एक इसको विभाजन रेखा होती है। यानी कि यहां से क्या लग जाता है, मैदानी क्षेत्र लग जाता है। और मैदानी क्षेत्र के बाद जो चीज अलग होती है, यानी कि जो हिमालय को मैदानी क्षेत्र से जो अलग करती है, उस बाउंड्री लाइन को हम क्या बोलते हैं, HFF यानी कि हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, है ना, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट बोलते हैं। तो आपको अगर मैं इस ट्रिक से आपको बताना या समझाना चाहूं तो यहाँ पे ITCZ है, इसको तो आपको याद रखना पड़ेगा। इंडस सांगपो सचर जोन की ट्रांस हिमालय से ही एक हमारी इंडस निकल के जाती है, तो उस हिसाब से आप इंडस सांगपो सचर जोन को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी है कि महान हिमालय और वृद्ध हिमालय के बीच में हमारा कौन सी चीज आती है, तो यहाँ पे अगर देखो तो देखो MCBH, तो आप CBF ऐसे याद कर सकते हैं। MCT यानी कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट MBT, HFF यानी कि हिमालयन फ्रंट फॉल्ट बोलते हैं। तो ये चीज आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जो चीज इसमें पढ़ने वाले हैं, जैसे कि मैंने अगर ट्रांस हिमालय में हम आज क्या क्या पढ़ेंगे, इसके ट्रांस हिमालय के बारे में हम आज विस्तार से पढ़ने वाले दोस्तों, जिसमें हम इसके बारे में देखेंगे कि इसकी अवस्था स्थिति कहाँ पे है, ये कहाँ पे स्थित है, कितनी इसमें श्रेणियां स्थित हैं और इसको क्या क्या नाम से जाना जाता है दोस्तों, और इसका आखिर कितना पुराना ये है। हमने इसके हिमालय के बारे में देखा था जब हम हिमालय के निर्माण के बारे में देख रहे थे, तो जो ट्रांस हिमालय है वो प्राचीन हिमालय का भाग है। यानी कि जो अगर हम आज हिमालय देखते हैं तो वो मेन रूप से ये तीनों ही आते हैं उसमें, मध्य हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। ट्रांस हिमालय जो हिस्सा है वो काफी पुराना हिस्सा है हिमालय का। तो आइए आप देखते हैं इसमें हम आगे की चीज और विस्तार रूप से जानते हैं ट्रांस हिमालय के बारे में दोस्तों। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूं। यहां पे अगर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं ट्रांस हिमालय के बारे में, तो मैं आपको ट्रांस हिमालय का एक सामान्य परिचय दे देता हूं। क्या ट्रांस हिमालय का एक सामान्य परिचय दे दूं? पहले उसके पहले आप इस मैप को देखिए। मैं मैप की सहायता से आपको चारों जो हमने अभी भाग के बारे में पढ़ा है उसको मैं समझा देते हैं, ताकि आपको एक क्लियरिटी रहे आपके दिमाग में भी, ताकि आप समझने में भी आपको ये चीज रहे, है ना। जैसे कि मैंने यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो मैंने उस दिन भी बताया था कि जो ट्रांस हिमालय है कहीं ना कहीं हमारा जो पार्ट है ये वाला जो है, यहाँ पे एक हमारा कौन सी रेंज है दोस्तों, ये काराकोरम है, एक लद्दाख है, एक जस्कर है, और यहाँ पे हमारी जो रेंज है दोस्तों वो कैलाश रेंज है। ठीक है, अगर नेक्स्ट में अगर इसमें बताऊं तो यहां से जो हमारा हिस्सा आता है दोस्तों, यहां से आपको ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, ताकि उसको आप समझ लें। यहां से जो रेंज आती है वो हमारा आता है ये
महान हिमालय दोस्तों, ये वाला जो हिस्सा है, इतना जो हिस्सा है दोस्तों, ये इतना वाला जो हिस्सा है, ये हमारा जो आता है वो ट्रांस हिमालय का आता है। किसका आता है दोस्तों? ट्रांस हिमालय का आता है। आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, है ना? ट्रांस हिमालय का आता है, और यहां से जो चीज आती है यहां तक जो है वो अगर बोला जाए तो ये जो है वो पार्ट है हमारा महान हिमालय का पार्ट है दोस्तों। किसका पार्ट है दोस्तों? ये महान हिमालय का पार्ट है। तो यहां से एक पर्वत मैंने आपको उस दिन भी बताया था, पर्वत का जो नाम है दोस्तों वो है नंगा पर्वत, या फिर इसको नागा पर्वत भी बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? तो नागा पर्वत के नीचे से जो चीज स्टार्ट होती है वो महान हिमालय की होती है। तो ये यहां से कहां तक जाती है दोस्तों? यहां से जाती है ये हमारे नामचा बरवा पर्वत तक, नामचा बरवा पर्वत तक जाती है। तो यहाँ पे ये एक अच्छी मोड़ बना रहा है, जिसको एक्सिस मोड़ कहते हैं। यानी कि यहाँ से एक मोड़ आ रहा है कि यहाँ से हिमालय क्या एक मोड़ ले रहा है और वहां से भी एक मोड़ ले रहा है, तो इसको अच्छी मोड़ बोलते हैं हम। इसको आगे डिटेल से हम देखेंगे। ये हमारा क्या हो गया, मैंने अभी बात की थी कि जैसे कि ट्रांस हिमालय और क्या बोलते हैं हमारा महान हिमालय के बीच में जो क्या है ITCZ, यानी कि ITCZ में यहां पे लिख दूं तो ये हमारा जो है, ये हमारा कौन सा हिमालय है दोस्तों? महान हिमालय हो गया, है ना? आप इसको एक मैंने आपसे पहले बोला था कि आप इसका क्या बना लें, एक आउटलाइन तैयार कर लें। अब यहां पे मैंने ये 3 जो रेखाएं बनाई हैं, ये रेखाएं अलग अलग श्रेणी को दर्शाती हैं, क्योंकि अगर एक श्रेणी है, जैसे कि हम अगर महान हिमालय की बात करें तो उसमें कई सारे श्रेणियां स्थित है, कई सारी रेंज है। तो ट्रांस हिमालय में क्या है, 3 रेंजेस हैं। कौन कौन सी है? पहली तो हमारी आती है काराकोरम, फिर उसके बाद लद्दाख, फिर उसके बाद जास्कर और ये कैलाश। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और ये कैलाश रेंज है। तो 4 रेंज इसमें स्थित है। उसके बाद हमने देखा महान हिमालय। अब महान हिमालय के बाद में हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट हम देखते हैं लघु हिमालय। लघु हिमालय जो है उसके नीचे है, और ये जो है इतना सतत ना होके महान हिमालय जैसा, ये इसमें सतत नहीं है। जितना सतत कौन सा है हमारा महान हिमालय, जितना सतत है उतना सतत नहीं है दोस्तों। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो आता है वो आता है हमारा शिवालिक हमारा सबसे दक्षिणतम पार्ट है हिमालय का, है ना दोस्तों? सबसे दक्षिणतम पार्ट है हिमालय का ये। तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, यानी कि ये महान हिमालय हो गया। महान हिमालय के बाद जो चीज आ रही है हमने यहाँ पे देखा है, ये हमारा कौन सा हो गया? लघु हिमालय हो गया। लघु हिमालय हो गया। यहां पे जो हमारा ये हिस्सा है ये शिवालिक हो गया, शिवालिक। ठीक, तो आपने यहां पे हमने इतनी सारी चीजें डिस्कस की है कि अब जैसे कि मैंने यहां पे बोला है ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय में जो K2 है, एक आपने देखा होगा K2 जो है भारत की सर्वोच्च चोटी है, K2 है। यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर है। कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर है, हिमनद है। और सारी चीजें हम देखते जाएंगे। आज इसके बारे में हम बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे क्या है? माउंट एवरेस्ट है, यहाँ पे कंचनजंगा है, यहाँ पे माउंट एवरेस्ट है। तो मैं आपसे एक चीज यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि महान हिमालय या फिर हमारा जो हिमालय है ना, हिमालय है वो कितने देशों में फैला हुआ है? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे कि जो हिमालय है वो कितने देशों में फैला हुआ है मुख्यतः रूप से। ठीक है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है कि जो महान जो हिमालय है वो कितने देशों में इसका विस्तार है। ठीक है, अब अगर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और ट्रांस हिमालय को ही मुख्य रूप से समझते हैं तो देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज हम आगे पढ़ने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप एकदम, आपके पास अगर मैप हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना हो तो उससे भी अच्छी बात है, क्योंकि आप जब मैप बना के किसी चीज को पढ़ोगे तो वो सबसे अच्छी बात होती है। और बीच में आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि हिमालय जो है आज भी अपनी युवा अवस्था में है। जिस तरीके से कोई इंसान होता है उसी तरीके से एक हिमालय भी अपनी एक, हम कह सकते हैं कि अपनी एक युवा अवस्था में होता है ना। कोई भी अगर एक युवा होता है तो वो बढ़ते जाता है कि एक उसकी लिमिटेड एक सीमा होती है कि बढ़ने की, उसी तरीके से हिमालय अभी सतत अवस्था में, अपने एक युवा अवस्था में हम इसको बोल सकते हैं। और ये भारत के लिए एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक
अभिशाप के रूप में है, क्योंकि ये हमें कहीं ना कहीं आर्थिक और सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए दोस्तों। तो आइए हम ट्रांस हिमालय के बारे में जो चीज देखने वाले हैं, इसमें हम क्या क्या चीज देखेंगे। मैं इसको यहाँ पे इरेज कर रहा हूं, आई होप आपने इस चीज को बना लिया होगा। चलिए यहां पे अगर मैं सबसे पहले आपको महान यानी कि मैं ट्रांस हिमालय के बारे में बताऊं, ट्रांस हिमालय के बारे में अगर मैं थोड़ा सा आपको मैं इसके बारे में इंट्रो दे दूं। इंट्रो में मैंने यहां पे चीजें लिखी है, वापस से हम मैप पे चलेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ट्रांस हिमालय है उसमें क्या क्या है। सामान्य परिचय इसका मैंने बताया है कि ये पामीर ग्रंथि और महान हिमालय के मध्य है। जैसे कि मैंने अगर यहां पे हम मैप में बताएं, यानी कि ये जो हिस्सा है हमारा, ये हमारा अगर हम बताएं, सॉरी, यहां पे अगर मैं आपको बात करूं तो यहां पे सबसे ऊपर कौन सा हिमालय है दोस्तों, ये हमारा महान हिमालय हो गया। और यहां पे मैं जैसे कि मुझे वहीं पे मैप पे ही बता देता हूं, ज्यादा आसान रहेगा, मैप पे बता देते हैं। जैसे कि यहां पे हम बात करते हैं अभी, तो दोस्तों हम इसमें देखते हैं कि जो हमारा एक पाकिस्तान से जो रेंज आती है, श्रेणी आती है, जिसको हम हिंदू कुश बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हिंदू कुश बोलते हैं, वो यहाँ से ऐसे आती है, हिंदू कुश बोलते हैं उसको हम, हिंदू कुश रेंज जो बोलते हैं, हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला, हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला। एक यहाँ से जो आता है, एक यहाँ से जो आती है कुनलुन श्रेणी जो आती है, और यहां से जो आता है हमारा हिमालय आता है दोस्तों। तो ये आके यहां पे एक पठार का निर्माण करते हैं जिसको हम पामीर ग्रंथि बोलते हैं, या फिर उसको पठार भी बोला जा सकता है। और इसको विश्व का छद बोलते हैं, क्योंकि ये एक स्थिति ऐसी आती है कि हिंदू कुश और कुनलुन और हिमालय एक जगह पे जाते हैं, तो यहाँ पे पठार ये संरचना बनाते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, पामीर ग्रंथि या पठार, यानी कि इसको विश्व का छद भी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी होगी, पामीर ग्रंथि हो गई। और यहाँ पे हमारा जो हो गया, ये हमने देखा था कि हमारा ट्रांस हिमालय है, और ट्रांस हिमालय के बाद में हमने जो देखा था यहाँ पे जो हमारा आ रहा था वो महान हिमालय आ गया। तो कहाँ पे, किसके मध्य में स्थित है जो हमारा ट्रांस हिमालय है, पामीर ग्रंथि और हमारा जो है महान हिमालय के बीच में। तो पहला पॉइंट हमारा कवर हो जाता है कि जो पामीर ग्रंथि और महान हिमालय के बीच में क्या है, ये हमारा ट्रांस हिमालय है। और ये किन किन के बीच में मैं यहाँ पे लिख देता हूं। सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा, सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है कि जो महान हिमालय है वो ट्रांस हिमालय वो किन किन के मध्य में स्थित है दोस्तों, तो पामीर ग्रंथि या पामीर नोड भी बोलते हैं, पामीर ग्रंथि व महान हिमालय के मध्य है। ठीक है दोस्तों, पहला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा कि ये हिमालय जो है ये सबसे प्राचीन हिमालय है, प्राचीन हिमालय का भाग है, और ये यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है, यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि पूछा जा सकता है कि जो ट्रांस हिमालय है वो कौन सी प्लेट का हिस्सा माना जाता है, तो यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। ठीक है, यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। और इसमें जो श्रेणियां हैं दोस्तों, इसमें कितनी श्रेणी है हमने देखा था, इसमें कितनी श्रेणी है दोस्तों, इसमें 3-4 श्रेणियां हैं मुख्य रूप से। एक हमारी आती है काराकोरम के बाद जो आती है लद्दाख, उसके बाद आती है जास्कर आती है दोस्तों, और एक आती है हमारी कैलाश। क्या आती है दोस्तों, कैलाश आती है। तो मुख्य रूप से हम ट्रांस हिमालय के परिचय के बारे में देख रहे हैं कि पामीर ग्रंथि और महान हिमालय के मध्य है, सबसे प्राचीन हिमालय का भाग है, यूरेशियन प्लेट श्रेणी, इसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश है। और यहाँ क्या है, यहाँ पे बहुत सारे एक दर्रे हैं, है ना, दर्रे भी है यहाँ पे। ठीक है, दर्रे हैं। उसके बाद यहाँ पे हिमनद भी है। दर्रा कौन सा है, काराकोरम दर्रा है, काराकोरम दर्रा है दोस्तों। ये विश्व का सबसे हाईएस्ट हाइट पे दर्रा है। हिमनद कौन सा है, हिमनद यहाँ पे बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर है। जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये हमारा जास्कर श्रेणी हो गई,
काराकोरम हो गई, यहाँ पे कौन सी है ये काराकोरम, यहाँ पे लद्दाख, यहाँ पे हमारी जास्कर, और यहाँ पे जो है हमारी, यहाँ पे जो है, यहाँ पे कैलाश है। ठीक है, तो यहाँ कहीं ना कहीं K2 है। तो हम एक पॉइंट और डाल देते हैं कि जो लद्दाख, ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है अगर पूछा जाए तो ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है, K2 है, गॉडविन ऑस्टिन है, जिसकी जो गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 8611 मीटर, मतलब 8611 मीटर। और ये भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। कुछ लोग इसमें क्या होते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हमारी भारत सरकार एक संसद ने एक अधिनियम पास किया है जिसमें बोला गया है कि जो पीओके है वो पीओके भारत का हिस्सा माना जाता है, क्योंकि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसको बोलते हैं, पाक ने एक नापाक हरकत करते हुए हमने उस पर भरोसा जताया, लेकिन उसने क्या किया कि पीओके पे कब्जा कर लिया अननेसेसरी रूप से, और हमारी सरकार ने संसद में एक अधिनियम पास किया जिसमें मुख्य रूप से पीओके के भारत का हिस्सा माना जाता है। अगर आप बोला जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, और अगर उसमें K2 भी होता है और कंचनजंगा भी होता है, तो आप अगर कंचनजंगा को टिक करते हैं कि हिमालय जो K2 है वो तो हमारा हिस्सा है नहीं, तो आप ये बता रहे हैं कि K2 हमारे भारत में नहीं है या भारत का हिस्सा नहीं मानते हैं। तो आप इससे थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए कि अगर हमारे देश की संसद बोल रही है कि K2 या फिर ट्रांस हिमालय या पीओके भारत का हिस्सा है, तो हमें आंसर भी क्या करना है कि K2 ही उसका आंसर लगाना है। मतलब एक चीज यहां से भी एक चीज आप याद रख सकते हैं। तो हमने इसमें क्या क्या देखा दोस्तों, कि हमने यहाँ पे देखा कि K2 जो है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। उसके बाद अगर हम देखें इसमें कि हिमनद जो है सियाचिन हिमनद है, यहाँ पे हम देखते हैं कि सियाचिन हिमनद है, और 1984 में क्या हुआ था, उससे पहले पाकिस्तान ने फिर से एक बार नापाक हरकत की, क्योंकि सब लोग ये समझते हैं कि मतलब दुनिया के जितने भी लोग हैं या फिर दुनिया के जितने भी मुख्य रूप से देखा जाए तो देश में ये समझा जाता है कि सियाचिन ग्लेशियर बहुत हाइट पे है। हाइट पे होने के साथ साथ यहाँ पे जो टेम्परेचर वो माइनस में जाता है, तो यहाँ पे सैनिक को भेजना एक उसके साथ मानवता के खिलाफ एक चीज है। तो यहाँ पे हमने आर्मी कोई रखी नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया कि इस पे कब्जा करने का सोचा, क्योंकि उसकी आदत है ऐसी चीज़ों पे, दूसरों की चीज़ों पे नज़रें डालने की, क्योंकि वो खुद का तो कुछ कर नहीं पा रहा है, तो दूसरों की जो चीज़ है उस पर ही नज़र डालते रहता है। कुछ लोग भी ऐसे होते हैं जैसे हम देखते हैं कि उनका खुद का कुछ हो नहीं पा रहा है, लेकिन दूसरे की चीज़ों पे वो जरूर ध्यान देंगे। होते हैं ना कुछ लोग ऐसे जीवन में, तो पाकिस्तान भी भारत के जीवन में ऐसा ही कुछ समझ लो कि उसका तो कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन दूसरे का वो बिगाड़ने पे तुला होता है। तो ऐसे ही क्या होता है कि 1984 में हमने एक ऑपरेशन मेघदूत चलाते हैं और वहां से पाकिस्तान आर्मी को खदेड़ देते हैं। तो इसीलिए आज भी हमने क्या है कि सियाचिन ग्लेशियर पे हमारे कई सारे सैनिक, मतलब डेली बेसिस पे कह लें या फिर उसमें कह लें कि महीने में वहां पे कई जो हमारे सैनिक है शहीद हो जाते हैं। तो ये हमारे लिए एक बड़ा टास्क हो जाता है कि इतनी हाइट पे रखकर हमारे जो सैनिक है हमारी रक्षा कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं इस टॉपिक में और देखते हैं कि हमने इसमें स्लाइड जो बनाई है, आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, वैसे स्लाइड में हमने सारी चीजें रखी हुई हैं। तो देखते हैं कि क्या क्या है। हम इसको और भी डिटेल में पढ़ेंगे, जितनी भी हमने श्रेणियां हैं, जैसे लद्दाख, जास्कर और काराकोरम की हमने बात की है, इसको हम अच्छे डिटेल में देखने वाले हैं। तो आप देखिए यहाँ पे कि जो ट्रांस हिमालय है उसका जो सामान्य परिचय है, तो ये हमने सामान्य परिचय में देखा कि ये पामीर ग्रंथि या पामीर नोट महान हिमालय के मध्य में है। ठीक है, सबसे प्राचीन हिमालय है। श्रेणी इसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। ठीक है, इसमें 3 श्रेणियां हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें, अब नेक्स्ट जो चीज आती है हमारी, अब हम श्रेणियां की बात करते हैं कि कौन कौन सी श्रेणियां हैं, कौन कौन सी श्रेणी कहाँ कहाँ पे स्थित है। तो मैं आपको मुख्य रूप से आउटलाइन आप भी मेरे साथ बनाते चलेंगे, ताकि क्या होगा कि आपको भी चीजें क्लियर होती रहेगी। तो यहां से मैं अगर बनाऊं, यहां से अगर मैं बनाता हूं, ये हमारी जो है, ये हमारी कौन सी रेंज है दोस्तों, ये हमारी है काराकोरम। इसको हम क्या बोलते हैं, काराकोरम। कौन सी है दोस्तों, काराकोरम रेंज या काराकोरम श्रेणी।
क्या है, ये कौन सी श्रेणी है, काराकोरम श्रेणी। अब ये काराकोरम श्रेणी में एक जो है हमारा K2 जो कि सबसे हाईएस्ट है भारत की, K2 जिसको K2 का दूसरा नाम है, क्या नाम है, गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन। और इसकी हाइट कितनी है दोस्तों, 8611 मीटर यहां पे है। इसमें कई सारे और भी हिमनद है, ग्लेशियर है, लेकिन मुख्य रूप से जो है सियाचिन ग्लेशियर यहां पे है, सियाचिन ग्लेशियर है यहां पे, ठीक है। अब उसके नीचे जो रेंज आती है दोस्तों वो कौन सी आती है, उसके नीचे जो रेंज आती है वो आती है लद्दाख, काराकोरम लद्दाख, ये हमारी कौन सी हो गई दोस्तों, लद्दाख श्रेणी हो गई। और लद्दाख श्रेणी में जो सबसे ऊंची हाइट पे जो स्थित है वो कौन सा है, राकापोसी, क्या है दोस्तों, और जो राकापोसी है ये है विश्व की सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी, राकापोसी, जिसकी हाइट है 7788 मीटर। कितनी है दोस्तों, सबसे ये तीव्र ढलान वाली चोटी है लद्दाख श्रेणी। और इसमें ही ट्रांस हिमालय में ही वृष्टि छाया प्रदेश है। अब वृष्टि छाया प्रदेश का यहाँ आया है कि लद्दाख में क्या है, लद्दाख में एक पठार भी है, लद्दाख का पठार, इसमें हम डिटेल में देखेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं अगर बात करूं कि सर यहाँ पे राकापोसी जो है एक सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी है जिसकी हाइट है 7788 मीटर, और उसी के साथ साथ ही यहाँ पे विश्व का सबसे, मतलब कह सकते हैं कि ये वृष्टि छाया प्रदेश है। अब सर ये वृष्टि छाया प्रदेश क्या होता है, वृष्टि छाया प्रदेश कहाँ पे है दोस्तों, ये हमारा ट्रांस हिमालय को हम वृष्टि छाया प्रदेश भी बोलते हैं, रेन शेडो एरिया बोलते हैं उसको। रेन शेडो एरिया क्या होता है कि मान लो कि ये हमारा क्या है, ये हमारा जो हिमालय है, हिमालय में महान हिमालय है ये हमारा, और यहाँ पे हमने मान लिया कि यहाँ पे बादल आते हैं, ठीक है, ये महान हिमालय है, और इसके पार जो है जिसको प्रा हिमालय बोलते हैं इसे, ये हमारा ट्रांस हिमालय है, ठीक है। तो जब मानसून आता है तो मानसून में जो बादल लेके अपने साथ वर्षा लेके आते हैं तो वो यहीं पे अपनी चीज जो है वर्षा करा देते हैं, और वो इस एरिया तक शिफ्ट नहीं हो पाते, यहां तक क्या होते हैं, शिफ्ट नहीं हो पाते, तो वो अपनी पूरी वर्षा यहां इस वाले हिस्से में ही हो जाती है। तो इस वाले एरिया को क्या बोला जाता है, वृष्टि छाया प्रदेश बोला जाता है। इसीलिए ही लद्दाख में है, क्या है, इसी की वजह से लद्दाख में ठंडा मरुस्थल है दोस्तों। मरुस्थल का मतलब ऐसा नहीं कि वहां पे बंजर जमीन होगी, मतलब बंजर जमीन ही होती है। मरुस्थल का मतलब ये होता है कि जहां पे बंजर भूमि, और बंजर भूमि वो किसी भी रूप में हो सकती है, वो या तो फिर रेतीले फॉर्म में जैसे थार मरुस्थल को आप देख सकते हैं, और यह बर्फ के रूप में भी बोल सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि विश्व का सबसे जो ठंडा मरुस्थल है वो कौन सा है। भारत का ठंडा मरुस्थल तो लद्दाख में, लेकिन विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है। और आपको कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन और मैंने दे दिया जिसका आंसर करना है कि हिमालय कितने देशों में फैला हुआ है, ठीक है। आगे हम देखते हैं और जानते हैं कि इसके बाद जो हमारी रेंज आती है दोस्तों वो कौन सी आती है, वो आती है हमारी काराकोरम लद्दाख, और उसके बाद जो है जास्कर, कौन सी है दोस्तों, जास्कर, है ना। और जास्कर के यहाँ पे पूर्व में ही क्या है, कौन सी रेंज है दोस्तों, मैं अगर यहाँ पे दूसरे पेन से ही इसको बना देते हैं ताकि ये चीज थोड़े दिखने में भी आसानी रहे, है ना, श्रेणी। और यहाँ पे जो हमारी आती है इसके पूर्व में है, इसके पूर्व में दिशा में है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे आती है कैलाश रेंज, जिसपे कैलाश रेंज का बड़ा महत्व है भारतीय दृष्टिकोण से। यहाँ पे क्या है, मतलब धार्मिक महत्व भी है, और यहाँ से कई सारी नदियों का उद्गम स्थल भी है दोस्तों। सतलुज, ब्रह्मपुत्र और सिंधु रिवर जैसी रिवरों का यहाँ से क्या है, यहाँ पे उद्गम स्थल भी है। और जास्कर क्या है, ट्रांस हिमालय का सबसे दक्षिण श्रेणी है। देख रहे हैं ना, सबसे उत्तर श्रेणी कौन सी है, काराकोरम, सबसे दक्षिण कौन सी है, जास्कर। अब यहां से एक इंटरेस्टिंग चीज आती है कि जो सतलुज नदी, सिंधु रिवर यहां से निकलती है, वो सिंधु रिवर जो है वो काराकोरम और जो है उसके बीच से होकर बहती है दोस्तों। आगे हम इसमें चीज में देखेंगे कि आगे देखते हैं कि और क्या क्या चीज होने वाली है इसमें। नेक्स्ट स्लाइड में इसको मैं आपको इरेज कर रहा हूं। तो हम जब देखने वाले हैं यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले हमने इसका परिचय देखा, अब काराकोरम को देखते हैं। तो काराकोरम जो रेंज है वो एक कंकड़ पत्थर, जिसका मतलब क्या होता है दोस्तों, उसका अर्थ क्या होता है, उसका अर्थ होता है कंकड़ पत्थर।
जिसका अर्थ क्या होता है, ये अर्थ है उसका कंकड़ पत्थर। क्या है अर्थ दोस्तों, उसका अर्थ है कंकड़ पत्थर। ठीक है, अर्थ क्या है, कंकड़ पत्थर। यानी कि जो ये काराकोरम जो है वो एक तो मतलब बहुत ही पुराना भाग है, यूरेशियन प्लेट का भाग है, और इसको प्राचीन भारत में इसको ही कृष्णगिरी पर्वत भी बोला गया है। इसको तिब्बती पर्वत भी बोला जाता है। तिब्बती पर्वत के साथ साथ इसको एक और बोला जाता है दोस्तों, टेथिस पर्वत भी बोलते हैं, क्योंकि आपने सुना है, हमने पढ़ा भी है टेथिस पर्वत के बारे में, यानी कि जहां पे आज हिमालय है वहां पे कहीं ना कहीं टेथिस सागर होता था, तो उसी के नाम पे इसको टेथिस पर्वत भी बोलते हैं। यहाँ पे कई सारे दर्रे हैं। दर्रा अर्थात मतलब क्या होता है, पर्वतों के बीच का रास्ता। ठीक है, जिसको हिमालय भाषा में ला बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, यानी कि जैसे कि आपने सुना बड़ा लाच ला, है ना, ऐसे कई सारे जो नाम हम आगे देखेंगे। यानी कि ला का मतलब होता है दर्रा। जैसे कि इसमें काराकोरम रेंज में सबसे जो काराकोरम दर्रा है वो विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा है, जो कि क्या करता है, भारत को चीन से जोड़ने का काम करता है दोस्तों। क्या करता है, भारत से चीन को जोड़ता है। कौन जोड़ता है, अगर आपसे पूछे कि भारत को चीन से कौन सा दर्रा जोड़ता है, भारत को चीन से काराकोरम दर्रा जो है वो जोड़ने का काम करता है। तो हमने काराकोरम के बारे में ये चीज जानी। अब आगे जब देखते हैं तो देखते हैं इसमें हिमनद। अब हिमनद क्या होता है दोस्तों, हिमनद होती है बर्फ की नदी। और सर ये हिमनद कैसे बनते हैं, तो हम इसमें डिटेल में थोड़ा सा जानते हैं कि हिमनद कैसे बनते हैं दोस्तों। तो हिमनद बनने की आपने एक सुना होगा कि सामान्य ह्रास की दर जो होती है, सामान्य ह्रास की जो दर होती है दोस्तों, क्या होता है, सामान्य ह्रास की जो दर होती है, आपने पढ़ा होगा और सुना होगा कि जो अगर हम पर्वत पे ऊपर की तरफ जाते हैं, कोई सी भी श्रेणी पर्वत की ऊपर की तरफ जाते हैं, तो जो टेम्परेचर में गिरावट आती जाती है, और वो एक ऐसी स्थिति आती है जहां पे जो पानी है वो जम जाता है। वहीं से ही क्या होता है कि हिमनद बनना प्रारंभ होते हैं, ग्लेशियर बनना प्रारंभ होते हैं। और वो एक ऐसी सिचुएशन जब आती है, उस रेखा को हम, काल्पनिक रेखा को ही हिम रेखा बोलते हैं, स्नो लाइन बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, स्नो लाइन। जैसे कि मैं अगर यहां पे बताऊं कि हिमनद कैसे बनते हैं, हिमनद क्या होते हैं कि अगर मैंने यहां पे आप देखेंगे, यहां पे आप देखते हैं कि मान लो कि यहां पे हम देखते हैं कि जैसे मैंने यहां पे एक पर्वत के बारे में, यहां पे मैं बना देता हूं कि जैसे मैंने यहां पे ये बना दिया। ठीक है, अब मैं यहां पे अगर इस चोटी पे आपको जाना है, ठीक है, तो 165 मीटर की जितना भी अगर हम ऊपर जाते हैं तो उसमें क्या होता है, 1 डिग्री सेल्सियस की क्या होती है दोस्तों, गिरावट होती है। और एक जिसको हम क्या बोलते हैं, सामान्य ह्रास का सिद्धांत, सामान्य ह्रास दर बोलते हैं उसको, सामान्य ह्रास दर बोला जाता है। इस स्थिति को क्या बोलते हैं, सामान्य ह्रास दर। समझ लेना आप, है ना, सामान्य ह्रास दर, जिसमें 165 मीटर के ऊपर चढ़ाई पे क्या होता है, 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होती है। और 1 किलोमीटर जब हम चढ़ते हैं, 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस की क्या होती है दोस्तों, गिरावट होती है। तो यहां से एक चीज आती है कि एक ऐसी लाइन आती है जिसमें क्या होता है, जिसको हम स्नो लाइन या हिम रेखा बोलते हैं। एक हिम रेखा ये काल्पनिक होती है और ये किलोमीटर पे डिसाइड नहीं होती है, कि एक ऐसी स्थिति आती है जहां से बर्फ क्या होते हैं, बर्फ की नदियां बहती। जैसे कि आपने देखा होगा अंटार्कटिका में, देखा होगा आपने, क्या लद्दाख में देखा होगा कि वहां पे बर्फ की ही नदियां बहती रहती हैं। तो वहां से क्या होता है कि पानी का बर्फ में बदलना प्रारंभ हो जाता है। तो सामान्य ह्रास जो दर होती है 165 मीटर पे आप जितना भी ऊपर जाते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब ऊपर की चढ़ाई पे जाते हैं तो कितने डिग्री सेल्सियस की गिरावट होती है, 1 किलोमीटर पे कितने डिग्री सेल्सियस की गिरावट होती है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, हिमरेखा क्या होती है कि जब एक ऐसी सिचुएशन आती है, ये एक तरह की काल्पनिक रेखा है। क्या है, एक तरह की काल्पनिक रेखा है। तो ये काल्पनिक रेखा एक ऐसी होती है कि जहां पे एक सिचुएशन आती है जहां पे पानी बर्फ में बदलना प्रारंभ हो जाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हिमनद कौन कौन से है। यहाँ पे प्रमुख हिमनद जो है, बतूरा, हिस्पर, बियोफो, सियाचिन। सियाचिन जो ग्लेशियर है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये कौन से रेंज में है, तो ये आपसे पूछा जाएगा। तो ये काराकोरम रेंज में है, ट्रांस हिमालय का ही भाग है। और यहाँ पे मैंने आपसे पहले भी बता चुका हूं कि पाक ने एक नापाक हरकत करते हुए सियाचिन ग्लेशियर पे अटैक कर दिया था, आक्रमण कर दिया था। तो इसके बदले में भारत ने
ऑपरेशन मेघदूत चलाया 1984, और 1984 के बाद में सियाचिन ग्लेशियर पे हमारे सैनिक आज भी रहते हैं और उनको बड़ी ही वो एक डेंजरस अवस्था में रहते हैं, माइनस में वहां पे तापमान रहता है, तब भी वो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं दोस्तों। सोचने वाली बात है कि आप में अगर थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाता है तो आप बड़े ऐसे हो जाते हैं, तो वो इतने टेम्परेचर में वहां रहते हैं, ऐसी चीज का वो नहाते नहीं है महीनों भर तक, ऐसी चीज उनके साथ रहती है। तो ये सब चीज दी हुई है पाकिस्तान की। अगर कोई और देश होता थोड़ा समझने वाला होता, जैसे नेपाल भूटान है, तो वो ऐसी चीज नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो वो उनके पता नहीं क्या सोचते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सियाचिन के बारे में हमने देखते हैं कि ये जो है विश्व का सबसे सर्वोच्च ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है ना। ऐसा कोई युद्ध स्थल नहीं, क्योंकि होता भी नहीं अगर पाकिस्तान जैसी हरकत नहीं करता, है ना। वो तुच्छ जैसी, वो तुच्छ है ना, होते हैं ना कुछ लोग तुच्छ तरह के होते हैं जो तुच्छ से ऐसी हरकत कर देते हैं, वैसा ही एक पाकिस्तान भी तुच्छ आदमी के जैसा ही है ना। कुछ बनता नहीं है इससे और ऐसी हरकतें करता रहता है दोस्तों। हम देखते हैं नेक्स्ट जो है, भारत का सबसे लंबा दुनिया का दूसरा आध्रुवीय हिमनद है। देख रहे हैं, भारत का सबसे लंबा और दुनिया का है ना, दुनिया का क्या है, दूसरा आध्रुवीय हिमनद है। एक तो होता है ध्रुवीय हिमनद, एक होता है आध्रुवीय हिमनद, ठीक है। दोस्तों एक होता है ध्रुवीय हिमनद और एक होता है आध्रुवीय हिमनद। तो यहां पे हमने क्या लिखा है, भारत का सबसे लंबा, दुनिया का दूसरा, यानी कि अब दूसरा है तो पहला भी कोई और होगा। तो यहां पे आप ये चीज लिख लो कि जो पहला है वो है तजाकिस्तान में। कहां पे है दोस्तों, तजाकिस्तान में है, वो तजाकिस्तान में है। और वो कौन सा है तजाकिस्तान में, यहां पे मैं अच्छे से लिख देता हूं, तजाकिस्तान में है, तजाकिस्तान में है। और उसका नाम क्या है, फ्रेंडचेंको हिमनद। ये सबसे लंबा हिमनद है दुनिया का, ठीक है। भारत का सबसे लंबा कौन सा है, सियाचिन। विश्व का कौन सा है, आध्रुवीय हिमनद, वो है तजाकिस्तान में फ्रेंडचेंको हिमनद, ठीक है। अब आपने यहां पे एक चीज देखी है कि सर ये आध्रुवीय और ध्रुवीय क्या होता है, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं कि एक जो होते हैं, जो ग्लेशियर होते हैं, यानी कि जो ग्लेशियर को हिमनद जो होते हैं दोस्तों, वो हिमनद दो तरह के होते हैं। कौन से दो तरह के, कौन से होते हैं सर, दो तरह के ये होते हैं दोस्तों। एक होता है हमारा पोलर और एक होता है, यानी कि एक होता है ध्रुवीय हिमनद, हम अगर हिंदी में लिख देते हैं इसको, एक होता है ध्रुवीय हिमनद, ध्रुवीय, और एक होता है आध्रुवीय हिमनद, ठीक है। अब ध्रुवीय हिमनद भी दो तरह के होते हैं, एक तो हमारा जो हो गया नॉर्थ पोल पे और एक हो गया हमारा साउथ पोल पे, तो इनको ध्रुवीय हिमनद बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। ध्रुवीय हिमनद यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल का हिस्सा। अब ये आध्रुवीय हिमनद को ही क्या बोलते हैं, जो अल्पाइन होते हैं। अल्पाइन यानी कि अल्पाइन क्या होते हैं दोस्तों, ये एक अल्पाइन हिमनद भी बोलते हैं, आध्रुवीय इनको अल्पाइन हिमनद भी बोलते हैं। यानी कि ये अगर ध्रुव की अलावा दूसरी जगह पे होते हैं, ध्रुव के अलावा जो दूसरी जगह पर जो भी हिमनद पाए जाते हैं, दूसरी जगह पर जो भी हिमनद होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, अल्पाइन हिमनद बोला जाता है दोस्तों। तो इसमें हमारा जो है सियाचिन हिमनद आता है और एक फ्रेंडचेंको आता है। फ्रेंडचेंको कहाँ पे है दोस्तों, फ्रेंडचेंको हिमनद है हमारा तजाकिस्तान में, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होगी, है ना। नेक्स्ट में हम चलते हैं, आप ये नोट डाउन भी कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि अल्पाइन क्या होता है। अभी आपको चीज क्लियर हुई होगी। एक मतलब क्या होता है कि कभी कभी हमें चीजें समझना ही रहता है कि अल्पाइन क्या होता है ना, तो एक तरह का हिमनद ही होता है। अब आगे हम देखते हैं,
है ना। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारी जो नेक्स्ट रेंज है, हमने 3 तरह की रेंजें पढ़ी थी, है ना, काराकोरम, लद्दाख, ठीक है, जास्कर और कैलाश। तो मैं यहाँ पे बताऊंगा कि हमने काराकोरम के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है, काराकोरम के बारे में हमने पढ़ लिया है यहाँ पे, है ना। काराकोरम के बाद हमारी जो आ रही है, अब आ रही है लद्दाख रेंज, ठीक है। लद्दाख का मतलब होता है लाख दर्रों का घर। क्या होता है दोस्तों, लद्दाख का मतलब होता है कि यहाँ पे कई सारे दर्रे हैं, इसी से इसका नाम रखा गया है कि लद्दाख। लद्दाख मतलब होता है लाख दर्रों का घर, लाख दर्रों का घर। काराकोरम और जास्कर के मध्य है ना। यहाँ पे क्या है, ये हमारी काराकोरम रेंज है, काराकोरम, काराकोरम, और ये लद्दाख, और यहां से जो हमारी रेंज आ रही है वो आ रही है जास्कर। कौन सी रेंज आ रही है, और ये लद्दाख रेंज। तो स्वाभाविक सी बात है कि दोनों के मध्य में तो वही लिखेंगे, काराकोरम और जास्कर के मध्य है। सर्वोच्च चोटी है जो इसकी राकापोसी, जो बात कर लेते हैं, और विश्व की तीव्र ढलान वाली चोटी है, जिसकी जो ऊंचाई है दोस्तों कितनी है, 7,788 मीटर, ठीक है। एक वृष्टि छाया प्रदेश है, हम बता चुके हैं कि वृष्टि छाया प्रदेश क्या होता है, कि जैसे कि यहाँ पे एक पर्वत शिखर है और यहाँ पे अगर क्या हो रही है, यहाँ पे अगर बारिश हो रही है और यहाँ पे ये वर्षा नहीं पहुंच पा रही है, तो इसका मतलब है कि ये वृष्टि छाया प्रदेश है। और आपको ये बताना है कि भारत में और कौन सा वृष्टि छाया प्रदेश है। मैं आपको 3 क्वेश्चन दे दिया हूं। अब आने वाले जो वीडियो में हम एक काम करेंगे, अगर आप सब लोग चाहेंगे तो हम 10 क्वेश्चन इसमें डाल देंगे, जो वीडियो हमने जो पढ़ चुके हैं उसके बारे में, और फिर उसको आपको यहाँ पे आंसर करना रहेगा। कमेंट बॉक्स में आप आंसर उसके करेंगे, ठीक है। और आपका अगर सपोर्ट रहेगा तो हम ये चीजें ऑनलाइन मतलब लाइव लाते रहेंगे, है ना। ऑनलाइन तो ला ही रहे हैं, लेकिन लाइव लाते रहेंगे, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा। वृष्टि छाया प्रदेश, वृष्टि छाया प्रदेश क्या है, लद्दाख एक वृष्टि छाया प्रदेश में आता है, जिसमें यहाँ पे एक ठंडा मरुस्थल भी है। क्या है, ठंडा मरुस्थल है ना दोस्तों। अगर पूछा जाए कि भारत में ठंडा मरुस्थल कहाँ पे है, तो लद्दाख में स्थित है। झील, यहाँ पे खारे पानी की जो झील है सर्वाधिक निकलती है, यानी कि अगर हिमनद है तो यहाँ पे फ्रेश वाटर तो नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे बारिश नहीं होती है, तो जो बर्फ है उसी से खारे पानी की झील सर्वाधिक निकलती है, जैसे पैगोंग झील, है ना। ये खारे पानी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, ठंडा मरुस्थल भी है। लद्दाख जास्कर के मध्य सिंधु नदी निकलती है, यानी कि लद्दाख और जास्कर के मध्य, यानी कि अगर कैलाश मानसरोवर से जो नदी आ रही है, मैं यहाँ को दूसरी पेन से इसको बना देता हूँ। अगर यहाँ पे क्या है कि कैलाश मानसरोवर रेंज से जो नदी निकल के आती है, इंडस रिवर जो आती है, इंडस रिवर किन किन के बीच में से होके आती है दोस्तों, लद्दाख और जास्कर के बीच में से। लद्दाख श्रेणी, सिंधु नदी, और अब यहाँ पे आगे एक चीज और है कि यहाँ पे श्योक नदी आई है। तो श्योक नदी को समझने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इसको ब्रीफली और समझाना चाहूंगा। क्या बताऊंगा, यहाँ पे थोड़ा सा और बताऊंगा कि वो जानना भी जरूरी है। क्यों, क्योंकि वो तभी समझ में आएगा जब श्योक रिवर। तो क्या होता है कि मैंने यहाँ पे हमने मैप देखा था, मैप पे जाते हैं सबसे पहले। मैप बड़ा जरूरी होता है ज्योग्राफी में, मैप का महत्व बहुत है। जिस तरीके से एक सैनिक के लिए, एक विद्यार्थी के लिए पेन का महत्व होता है, उसी तरीके से ज्योग्राफी में मैप का महत्व होता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूं कि एक नुब्रा घाटी हम पढ़ेंगे। नुब्रा घाटी जो है, नुब्रा एक रिवर निकलती है, और जो नुब्रा रिवर जो है, नुब्रा जो रिवर है, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको क्लियर दिखे। यहाँ पे क्या होती है, नुब्रा रिवर आती है। नुब्रा रिवर जो है वो क्या है दोस्तों, वो श्योक में आके मिलती है। और श्योक जो रिवर है, यहाँ पे क्या है, हमारी नुब्रा रिवर है, नुब्रा रिवर है, यहाँ पे श्योक रिवर आई, और इस जो श्योक रिवर है ये सिंध में आके मिलती है, सिंधु रिवर में आके मिलती है, सिंधु नदी में आके मिलती है। तो क्या बोला है कि श्योक और सिंधु, श्योक किसकी सहायक नदी है ना, सिंधु रिवर की है। तो जो श्योक और सिंधु नदी के बीच में जो विभाजन का काम कौन कर रहा है, लद्दाख श्रेणी कर रही है, ठीक है। यानी कि जल विभाजन का काम कौन कर रहा है, वो काम कर रही है हमारी लद्दाख रेंज, श्योक और सिंधु रिवर के बीच में, वही चीज है, ठीक है। और यहाँ पे एक नुब्रा वैली है, नुब्रा घाटी भी है, जो कि किन किन के बीच में है, यानी कि अगर देखा जाए तो हमारा जो सियाचिन ग्लेशियर और सॉल्ट रेंज के बीच में है,
ठीक है, नुब्रा वैली नुब्रा रिवर के बारे में, नुब्रा रिवर से बनती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं, इसमें आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी में क्या चीजें ऐसे निकलती चली जाती है और काफी चीजें हो जाती है। चलो नेक्स्ट है हमारा जो आता है, हमने देखा यहाँ पे समझा भी सही कि कैसे ये लद्दाख श्रेणी सिंधु नदी और श्योक नदी के मध्य जल विभाजन का काम करती है। ठीक है, लद्दाख का पठार भारत का सबसे ऊंचा अंतर पर्वतीय पठार है। अंतर पर्वतीय पठार क्या होते हैं सर? जैसे कि जो पठार के आसपास पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, तो उसको जब बीच में एक पठार होता है, तो लद्दाख में एक पठार भी है जिसको लद्दाख का पठार बोलते हैं, और उन्हीं के बीच में क्या होता है कि आसपास पर्वत श्रृंखला होती है और बीच में पठार होता है, तो उसको अंतर पर्वतीय पठारी क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं, आगे जब बढ़ते हैं तो इसमें जास्कर श्रेणी आती है। जास्कर में क्या है? जास्कर सबसे दक्षिणतम बिंदु है, दक्षिणतम श्रेणी है, सॉरी दोस्तों, क्या है? ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिण श्रेणी है। लद्दाख और जास्कर के मध्य सिंधु नदी बहती है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। सर्वोच्च चोटी नंगा पर्वत है जिसकी हाइट कितनी है? 8126 मीटर। हिमालय का अच्छी संघीय मोड़, यानी कि अगर मैं बोलूं यहां से ऐसे, है ना, अच्छे संघीय मोड़, यानी कि ये नंगा पर्वत है, कभी कभी यहाँ पे नागा पर्वत का नाम भी लिखा होता है बुक में, और यहाँ पे हमारा कौन सा है? नामचा बरवा। तो नंगा पर्वत जो है वो कहाँ पे है? वो है हमारा जम्मू कश्मीर वाले रीजन में, और नंगा जो नामचा बरवा है वो कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में, नामचा बरवा, है ना, और ये कौन सा है? नंगा पर्वत है। ठीक है, नंगा पर्वत। ओके, चलिए, अच्छी बैंड का मतलब है कि यहां से ऐसे मोड़ आया है, हिमालय में एक मोड़ आया जिसको महान हिमालय या सतत हिमालय भी हम बोल सकते हैं। भारत, अब जो जास्कर श्रेणी है दोस्तों, वो लद्दाख, हिमाचल, है ना, हिमाचल और उत्तराखंड में फैली हुई है। तीन, मतलब भारत के 3 स्टेट में ये फैली हुई है। पास मतलब जो है दर्रा है। दर्रा कौन सा है दोस्तों? बारालाचला दर्रा, जो कि लेह से मनाली को जोड़ता है। अगर ये पूछा जा सकता है पास मतलब ये होता है कि पर्वतों के बीच का जो रास्ता होता है, मैं पहले बता चुका हूं, पास को जो इंग्लिश में पास बोलते हैं, हिंदी में दर्रा बोलते हैं, और हिमालय भाषा में इसको ला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ला। तो यहाँ पे बारालाचला है ना, बड़ा लाचला मतलब लेह को मनाली से जो जोड़ने का काम करता है वो बड़ा लाचला करता है। ठीक है, आगे हम चले। इसमें आपको ये चीजें मैप में मैंने पहले ही समझा चुका हूं, अभी यहाँ पे सिर्फ आपको पीपीटी में पढ़ना है कि सर इसमें क्या क्या चीज है। अब लास्ट की जो हमारी श्रेणी आती है, जैसे कि हमने यहाँ पे 3 श्रेणियों के बारे में देखा है ना, यहाँ पे सबसे पहले जो हमने देखा था वो कौन सा था? काराकोरम। आप जितनी बार देखोगे ना उतनी बार आपको समझ में आएगा। लद्दाख, उसके बाद जास्कर, और यहाँ पे कैलाश, है ना। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये कौन सी श्रेणी है दोस्तों? काराकोरम, काराकोरम, है ना। ये हमारी हो गई लद्दाख और ये हो गई जास्कर। उसके बाद जो हमारी पूर्व में है ये है कैलाश। ठीक है, तो अब हम ये सबसे दक्षिणतम बिंदु तो ये हो गया, हमने पढ़ लिया, लेकिन इसके ये पूर्व में है। तो कैलाश जो श्रेणी है वो लद्दाख श्रेणी के पूर्व में है। कहां पे है? लद्दाख श्रेणी उसके पूर्व में है। ठीक है, धार्मिक महत्व के लिए बहुत ज्यादा है और नदियों का उद्गम स्थल माना जाता है। जैसे कि कौन कौन सी है? जैसे कि कौन कौन सी है? सिंधु नदी, है ना, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, जो कि कैलाश मानसरोवर से निकलती है। कैलाश के मानसरोवर से निकलती है दोस्तों। कहां से निकलती है? कैलाश के मानसरोवर से निकलती है। ठीक है, आपको ये चीज समझ में आई होगी। हम जो नेक्स्ट वीडियो हमारा जो आने वाला है, हम स्पेसिफिक ऐसे ही पढ़ने वाले हैं। आज हमने जो ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ा, हम नेक्स्ट वीडियो में इसमें दोस्तों देखेंगे महान हिमालय के बारे में और लघु हिमालय के बारे में। तो ये चीज आपको जो भी अगर छोटा मोटा ऐसा डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर, मतलब इसका क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इसका सॉल्यूशन आपको बता देंगे। ठीक है, तो मैं वीडियो को यही खत्म करता हूं। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हुई होगी। थोड़ा सा जो ज्योग्राफी का जो एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो हिमालय, ट्रांस हिमालय के बारे में, वो क्लियर हुआ होगा। आशा करता हूं कि वीडियो आप लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।